प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानेंगे कि पदबंध क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और किस तरह से पदबंध की पहचान की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध को समझने के लिए सबसे पहले आपको पद को समझना होगा। साधारण शब्दों में कहें तो शब्द ही पद हैं, परंतु दोनों में देखा जाए तो बहुत अंतर है। वर्णों का मेल जब तक स्वतंत्र है और सार्थक है तब तक वह शब्द है। जैसे शब्द है कपड़ा। कपड़ा शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक वह शब्द है, और जब हम उसे वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वह पद बन जाता है। जैसे कपड़ा साफ है। यहाँ पर कपड़ा शब्द को हमने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया है तो अब वह पद बन गया है। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कमल। कमल एक शब्द है। कमल जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है तब तक वह शब्द है। और अब हम इसको पद के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमने कमल शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया है। जैसे तालाब में कमल के फूल खिले हैं, तो इस वाक्य में कमल वाक्य में प्रयोग होने पर पद बन गया है। इसके अलावा इस वाक्य में कमल के अलावा अन्य पद भी हैं। जैसे तालाब। तालाब पहला पद है। इसके बाद अगला शब्द आया है मैं। तो मैं विभक्ति चिन्ह है जो कि अधिकरण कारक की पहचान है। इसके बाद अगला शब्द क्या आया? तालाब में कमल। तो यहाँ पर कमल एक संज्ञा शब्द है। के फूल खिले हैं। अगर हम कहें कमल के फूल तो ये विशेषण पद हो गया, और अगर खिले हैं की बात करें तो खिले हैं शब्द क्रिया की पहचान है। तो इस प्रकार यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाने पर वह पद बन गया है। यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट हो गई है कि कमल जब तक वाक्य से बाहर है तब तक वह सार्थक ध्वनि समूह है, किंतु जब वह वाक्य में प्रयोग हो गया है तो वह पद बन गया है। तो बच्चों, अब हम पदबंध की परिभाषा जानेंगे। इसके लिए पहले हम पद की परिभाषा जान लेते हैं। तो पद किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। अब इसी के साथ हम शब्द की परिभाषा भी जान लेते हैं। वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह जब तक स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तब तक वह शब्द कहलाता है। जैसे आसमान, पक्षी। तो अगर हम इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें तो ये शब्द कहलाएंगे, लेकिन जब हम इनको वाक्यों में प्रयुक्त कर देंगे, जैसे आसमान नीला है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो फिर ये पद कहलाएंगे। हमारी अगली परिभाषा है पदबंध। अब हम पदबंध की परिभाषा को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हुए किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यानी जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाता है। तो अब हमारी इस वीडियो का जो अगला बिंदु है वो है पदबंध की पहचान करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो इसमें पहला बिंदु है पदबंध वाक्य का एक अंश है। इसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। क्यों?
क्योंकि अगर किसी वाक्य में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे आसमान नीला है, अगर हम आसमान शब्द को इस वाक्य से हटा दें तो ये अपूर्ण वाक्य बन जाएगा नीला है। तो नीला है अगर हम कहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि आसमान नीला है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम आसमान की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि पदबंध वाक्य का एक अंश है, इसे पूरा वाक्य नहीं समझना चाहिए। दूसरा बिंदु है, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। यानी पदों से बंधा हुआ, शब्दों से बंधा हुआ। तो एक वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं यानी शब्द होते हैं, तब उन्हीं को जोड़कर पदबंध बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। एक वाक्य में से अगर किसी भी शब्द को अलग कर दिया जाए, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इस वाक्य में अगर मैं मोर को हटा दूं तो सेंटेंस बनेगा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस कथन से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कौन राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर मैं कहूँ मोर पक्षी है तो ये एक साधारण वाक्य बनेगा, यानी अन्य पक्षियों की तरह मोर भी एक पक्षी है। तो इस प्रकार मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस वाक्य में प्रत्येक पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि ये एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। चौथा पॉइंट है, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं, तो इस वाक्य में मछलियाँ मुख्य पद है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों के बारे में बातचीत हो रही है। और रंग बिरंगी सुंदर ये आश्रित पद हैं, क्योंकि ये मछलियों के बारे में विशेषता बताई जा रही है। इसलिए हर पदबंध का एक मुख्य पद होता है। पांचवा हमारा पॉइंट है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यही स्थिति इसी प्रकार अन्य भेदों में भी लागू होती है, चाहे वो सर्वनाम हो, क्रिया हो या फिर विशेषण और या फिर कोई अन्य पद ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं, तो यहाँ पर आम मुख्य पद है क्योंकि आम के बारे में बातचीत की जा रही है, और बाजार में स्वादिष्ट ये जो पद हैं ये आश्रित पद हैं। लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि आम एक संज्ञा पद है और जो बाजार में स्वादिष्ट शब्द आया है वो आम के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों, हम पदबंध को सरल शब्दों में, दूसरे शब्दों में समझते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर आपस में जुड़कर अर्थ तो देते ही हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। इस प्रकार जो पदबंध हैं उन्हें वाक्यांश भी कहा जा सकता है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरा ये पद इस तरह से आपस में संबंधित होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, और तीसरा पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आपको पदबंध क्या है, पदबंध की परिभाषा क्या है और उसकी पहचान क्या है, ये तरीका बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको
पदबंध के भेदों की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।